हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ 15 सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि सी टेट 2020 को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा अवश्य दिखा करिए, क्योंकि हर संडे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ज़रूर मिलेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बाकी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी होना पॉसिबल नहीं है। सितंबर में भी शायद सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कम से कम 1-1.5 महीने पहले आनी चाहिए, और अभी तक नोटिफिकेशन है नहीं है। इसलिए सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर जनवरी तक चला जाए, पर आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। दोस्तों, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको सीटेट में सवाल किस तरह से आते हैं इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि मन में जो भ्रम रहता है, डर रहता है कि सीटेट बहुत टफ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, इसका रिजल्ट बहुत कम जाता है, वो डर आपके मन से पूरी तरह निकल जाएगा और आप आसानी से कम मेहनत में या बिल्कुल सटीक मेहनत में 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 100% का मतलब है कि 150 में 150 नहीं, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है। दोस्तों, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? आपके ऑप्शन है, पहला मनोवृत्ति में परिवर्तन, यानी मन की दशा में परिवर्तन। दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और डी है अनुभूति में परिवर्तन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आपका सवाल है, सीखने से क्या तात्पर्य है। आप खुद को ये जवाब ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने 15 में से कितने एमसीक्यूज़ को आप कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। सी इसलिए सही होगा क्योंकि पहले ए देखते हैं कि ए में है मनोवृत्ति में परिवर्तन। तो सीखने का मनोवृत्ति यानी मन की दशा से कोई मतलब नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है। बी नंबर में है कि व्यवहार में परिवर्तन। तो बी नंबर जो सी नंबर है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूंकि इसमें से नीचे कोई ऐसा दिया नहीं गया है कि बी और सी सही हैं, लेकिन सी में क्या किया गया कि स्थायी शब्द को जोड़ दिया गया है। स्थायी शब्द इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो लर्निंग है, यानी जो अधिगम है, जो सीखना है, उसमें रटने को सीखना नहीं माना गया है, और रटी हुई चीज़ जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, क्योंकि हम बिना रटे कोई चीज़ को अगर याद करते हैं समझ करके तो वो स्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए सी नंबर जो होगा इसका वो सही हो जाएगा, और जो बी नंबर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, और सी नंबर आपका सही है, क्योंकि स्थायी शब्द लिखा हुआ है, और सीखने में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि रटने को सीखना नहीं माना जाता है। अनुभूति क्या होती है? फीलिंग्स। तो फीलिंग्स से परिवर्तन का यहाँ पे कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सीखने से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। दोस्तों, सीखने में क्या होता है कि जब आप सीखते हैं तो उसका परिवर्तन आपके शरीर में, मन में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो स्थायी परिवर्तन होने चाहिए। तो स्थायी शब्द जो है उसकी वजह से, और चूंकि व्यवहार की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही माना जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है कि चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चॉम्स्की जो थे वो शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है भाषा का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने अच्छे से इसको समझा है। तो दोस्तों, चॉम्स्की अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम जल्द ही सभी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन संडे मैं एमसीक्यूज़ आपके सामने रखता जाऊंगा, भले ही वो टॉपिक मैंने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया, क्योंकि नहीं भी पढ़ाया फिर भी आपको एमसीक्यूज़ में ही वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञान आप जानते हैं कि पियाजे ने दिया था, और भाषा जो है वो चॉम्स्की का दिया हुआ है, इसलिए बी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समाज जानते हैं, समाज पर तो वाइगोत्स्की का है, ठीक है, और नैतिकता पर भी वाइगोत्स्की का है। तो ये इसलिए जो बी नंबर है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिएगा आगे हमने ये
यहाँ पर डिस्कस किया कि चॉम्स्की ने बच्चों में भाषा के विकास पर कार्य किया है। उनके अनुसार भाषा का विकास आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। तो अभी आप ये समझिए कि चॉम्स्की ने जो अपना विकास सिद्धांत दिया है वो भाषा पर दिया है, और हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन ए समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, ऑप्शन सी समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, और ऑप्शन डी अध्यापक से बालक तक आती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट या सही लग रहा है, आप बताएं। दोस्तों सीखना क्या है कि ये समस्त प्राणियों में पाई जाने वाली क्रिया है। कैसे कि आप जानते हैं कि सीखना बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे आप एक्सप्लेन देखिए कि सीखना एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है, जो कि जन्म से तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये जब हमने अधिगम पढ़ा था अच्छे से, तो हमने डिस्कस किया था कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है सीखना, और इसलिए व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला कि सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता। यानी सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता जो है, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को, अब आपको यहाँ ऑप्शन फिल करना है कि व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। जब सामाजिक और शारीरिक आधार की बात की जाती है तो इसका बिल्कुल एक ही ऑप्शन सही होता है, और वो ये है लिंग। ठीक है, क्योंकि महिला की पुरुष के जो अपने अपने अलग अलग अपनी शारीरिक संरचना है उसके आधार पर, वो सिर्फ लिंग के आधार पर ही भेद किया जाता है पुरुष और महिला पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी सही माना जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं आगे कि इस कथन का जो मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को लिंग के व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जाता है। समायोजित मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक आधार पर पुरुष और महिला के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता है। तो महिला और पुरुष में जो भेद है वो कहीं ना कहीं वो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से होता है। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। क्योंकि यह विचार है तो ये आपको पता होना चाहिए वो क्या, इसका विचार क्या होगा दोस्तों, इसका विचार होगा स्पाइकर तथा इरविन, यानी बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये जब आप आईक्यू लेवल के विषय में पढ़ेंगे, ये टॉपिक को जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको वहाँ पर ये सब बातें डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों अगला है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये सिद्धांत है और सिद्धांत तो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब तैयार होने चाहिए। तो दोस्तों निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो है बेंड्यूरा और वॉल्टर्स। ठीक है, बेंड्यूरा और वॉल्टर्स, तो ये आपके आंसर सही है। इसमें हमने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। पहला है कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, और डी नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। क्यों होगा, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि बाल विकास के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर सबसे अधिक उसके परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह परिवेश उसके जन्म व निवास से संबंधित होता है, यानी बालक का जन्म किस स्थान पर हुआ है या वो कहाँ पर रह रहा है, इसका प्रभाव जो है उसके विकास पर पड़ता है, उसके समाज का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन सही है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आप डिस्कस करते हैं अपना अगला सवाल। वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार है, इसका मतलब क्या है, अधिगम प्रसार, अधिगम का मतलब क्या है, अधिकतम अधिगम का मतलब क्या है कि बहुत अधिक सीखने वाला जो माहौल है या बहुत अधिक सीखता है वो, ये चीज़ इसके लिए क्या आवश्यक है। तो पहला है कि अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। तो दोस्तों इसमें दूसरा क्या है, बी कक्ष में अधिकाधिक कार्य, तीसरा क्या है गृह कार्य की अधिकता, चौथा क्या है लेखन कार्य की अधिकता।
तो आप बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है। तो आप दोस्तों पाएंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो पहला वाला सही है। दोस्तों इसलिए सही है क्योंकि व्यक्तिक रुचि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी है कि बालक में वो अपनी खुद की व्यक्तिक रुचि का भी मतलब उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है या कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती सिखाई जा रही है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सही माना जाएगा वो ए नंबर माना जाएगा। तो अगर आपने ए नंबर सोचा है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिक कारक कौन सा है, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, बी नंबर शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, सी नंबर शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, डी नंबर है शिक्षक की जोरदार आवाज़। तो आप बताइए कि कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिक कारक क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सोचिए। अगर आप सही जवाब सोचते हैं तो मतलब है कि सी टेट की जो अवधारणाएं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। क्योंकि अभी भी हमने डिस्कस किया इसके पहले क्वेश्चन में कि जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी यानी रुचि एक तरह से। तो अगर बालक में रुचि नहीं है तो वो कुछ भी सीख नहीं रहा है, उसका मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। तो एकाग्र होने के लिए ज़रूरी है कि बालक का सीखने में रुचि होनी चाहिए। दोस्तों मैंने इसको डिस्कस किया है कि शिक्षार्थियों में एकाग्रता पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तिक माध्यम है उसमें जिज्ञासा पैदा करना। क्या पैदा करना है, जिज्ञासा पैदा करना। जिज्ञासा द्वारा बालक आंतरिक रूप से नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होता है, जिससे वह स्वभावतः एकाग्र हो जाता है। अतः शिक्षकों का प्रमुख कार्य बालकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना होना चाहिए। दोस्तों एक शिक्षक के गुण भी में भी ये शामिल है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे कि बालक स्वयं रुचि नहीं लेने लग जाए, उसको ऐसा माहौल ना मिले कि वो परेशान हो जाए या उसको बहुत तानाशाही वाला माहौल ना हो, वो खुद इंटरेस्ट ले, खुद सीखे, तो वो ज़्यादा अच्छा सीख सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा कि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो शब्द क्या है, प्रारंभिक व्यक्तिक, यानी बिल्कुल शुरुआती टाइम की बात हो रही है। तो क्या है, ए ऑप्शन है कि बालक की अपने मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, यानी बालक का अपने जो मित्र मंडली उसके प्रति उसकी क्या रुचि है। बी नंबर घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का जो लगाव। सी नंबर संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। अगर आप अपने मन में सही ऑप्शन सोच रहे हैं तो आपका सीटेट क्लियर ज़रूर हो जाएगा आपकी बार। दोस्तों तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर सही होगा, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। क्योंकि ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है, जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया है कि किसी भी समाज के परिवार को बालक के व्यक्तिगत विकास की प्रथम पाठशाला माना गया है। तो आप जानते हैं कि परिवार ही प्रथम स्कूल होता है, जहाँ पर बालक अपनी शुरुआती जो होता है ज्ञान इकट्ठा करता है। सबसे पहले बालक के घर के वातावरण एवं परिवार के सदस्यों से घुलता मिलता है तथा इनके माध्यम से नैतिकता, शिष्टाचार तथा अन्य लाभप्रद बातें सीखने को मिलती हैं, जो उसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हम प्रारंभिक आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले ही इसको पॉइंट आउट किया था कि प्रारंभिक व्यक्तिक विकास की बात हो रही है, और जब ये ऐसी विकास होगी तो परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और परिवार क्या होता है कि घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को सीटेट की जो सवाल हैं यहाँ पे जो डिस्कस हो रहे हैं, इससे आपको सीटेट की सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं ये चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और आपका लाभ जो आपको लाभ मिलना है वो ज़रूर आपको अपने आगामी एग्ज़ाम में मिलेगा। दोस्तों अगला सवाल है कि मानसिक घटनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। मानसिक घटनाओं का दोस्तों, मानसिक देखो आप सीधा सा है, यही कॉन्सेप्ट की बात होती है। मानसिक घटना की बात हो रही है तो मानसिक घटना क्या हो सकती है, स्मृति से संबंधित होती है। जो मानसिक घटना होती है वो स्मृति यानी यादों से संबंधित होती है। देखिए प्रत्यक्षीकरण से कोई मतलब नहीं होता, जो सामने है वो तो आंखों से संबंधित हो गया। जो रुचि है वो आपकी जन्मजात क्या है, प्रेरित का, जब आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हो जाएगा। रुचि भी नहीं है यहाँ पे। शारीरिक क्रियाशीलता यानी आपकी एक्टिविटी से भी कोई लेना देना नहीं है। जो मानसिक घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं स्मृति कौशल
कौशल से संबंधित होती हैं, क्योंकि मन में जो पहले से इस यादें हमारे पास संजो कर रखी गई हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसका मतलब हम प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर ले जाते हैं। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, स्मृति कौशल। ठीक है, सिर्फ मानसिक घटना को आपको टारगेट कर लेना है, क्योंकि आप पूरा पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या निकल के आ रहा है कि मानसिक घटना। तो मानसिक घटना स्मृति से संबंधित होता है। स्मृति का मतलब आप जानते हैं कि याद। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन रॉन्ग है और पहला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों अगला है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और लोग कर भी नहीं पाते हैं, डाउट में रहते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है, सवाल क्या है, फिर से दोहराते हैं कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। क्या है, पहला कि छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। तो दोस्तों अगर हम भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं और अगर हम बालक और बालिका में ही असमान, उन दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाएंगे तो यहाँ तो भेदभाव खत्म होने वाला है नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तो ये तो सही लग रहा है ऑप्शन। बी नंबर देखेंगे कि छात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि किसी को विशेष नहीं देना, सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार करना, सबके लिए समान रूप से नियम बनाना ही जो है वो शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यक उपाय माना जाता है। इसलिए डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बी नंबर में साफ कह रहा है कि छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, समान व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में यह निर्धारित करना चाहिए कि छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर तथा विद्यालय तथा कॉलेज पर एक समान प्रावधान या नियम बनाने चाहिए। तो भेदभाव तभी खत्म हो सकता है जब छात्र छात्रा दोनों के लिए या बालक बालिका दोनों के लिए समान नियम बनाए जाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। व्यापक का अर्थ क्या है, तो पहला है कि एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, यानी जैसे कि किसी बालक ने एक बार परीक्षा दी, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ऐसा नहीं कि उसको हर एग्ज़ाम में जो है वो ये मूल्यांकन करना शुरू कर दिया जाए कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है कि छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों एक जहाँ से एक शब्द यह है ना, एक क्षमता का, तो ये यहाँ से व्यापकता का तो अर्थ ही खत्म हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक क्षमता की तो बात, एक क्षमता है जहाँ पर वहाँ व्यापक शब्द का अर्थ ही नहीं निकलेगा। सी नंबर है कि छात्रों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। तो यहाँ पे इतनी व्यापक, देखिए कितना व्यापक यहाँ बच्चे के विकास की बात की जा रही है कि ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। तो ये कहीं ना कहीं व्यापक जो परिभाषा को ज़्यादा अच्छे से परिभाषित कर रहा है, व्यापक शब्द को परिभाषित कर रहा है। डी नंबर क्या कि छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, तो फिर एक ही क्वालिटी ले ली गई बस याद करने की, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग माने जाएंगे, और जो सी नंबर है वो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। दोस्तों बस सीटेट में सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि अगर आप शब्दों को पकड़ना जानते हैं। मैंने जब सीटेट दिया था तो सिचुएशन ऐसी थी कि तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छे नंबर मिल गए, क्योंकि सीटेट की जो अवधारणा थी वो पूरे दिमाग में अच्छे से पहले से सेट थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कीजिए, सवाल को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। मैंने ये पढ़ाया भी है, आपको पता है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो आप बताइए कि यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। मंदबुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए और पिछड़े बालकों के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मंदबुद्धि बालकों के लिए भी ये लाभदायक है, लेकिन मंदबुद्धि बालक जो है इसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सूझबूझ किस में होगी, जो तीव्र बुद्धि का बालक होगा। अगर बिल्कुल मंद बुद्धि है तो वो तो हाथ पैर मारना भी सही नहीं समझेगा, इसलिए जो इसका ऑप्शन सही माना जाएगा, बिल्कुल जो इसका बिल्कुल सुटेबल आंसर है वो क्या होगा, वो होगा तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। तो बी नंबर आपका सही होगा। विकलांग बालकों के लिए तो यही नहीं है, सूझबूझ है, लेकिन अगर वो शरीर से सक्षम नहीं है तो वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा, इसलिए सी नंबर तो हो ही नहीं सकता है। डी नंबर है पिछड़े बालकों के लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही माना जाएगा कि तीव्र बुद्धि बालकों के लिए ही यह सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि तीव्र बुद्धि के बालक जो है वो अपनी सूझबूझ से अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं।
दोस्तों अगला जो मैंने यहाँ पे देखिए डिस्कस भी कर दिया है कि सूझबूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टार्डवादियों ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए ये अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने एवं समझने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए बी ऑप्शन सही हो गया। अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी बोलना हुआ हो सकता है समझ में काम आए, लेकिन चीज़ें लिखी रहती हैं तो बोल सुन करके और पढ़ करके आप वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा और मेहनत करके ये आपके लिए नोट भी किया है। ठीक है दोस्तों, आपका अंतिम क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो दोस्तों ये तो आप बताइए कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो बुद्धि टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे ना तो आपको मैं जो डेफिनेशंस लिखाऊंगा वो ही एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही हैं, कई बार एग्ज़ाम में जो पूछी गई हैं। तो आप बताइए कि कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो ऑप्शन ए बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो ये बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ये वुडवर्थ ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही है। बी नंबर की बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो ये भी सही है क्योंकि ये वुडरो ने कहा था। और सी नंबर है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था, ये पिंटरो ने कहा था। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि डी नंबर जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, ये देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं ताकि आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ठीक है, इतना एक्सप्लेन किया है कि कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए आपको कि वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन में था। दूसरा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जो कि विड्रो ने कहा था, ये भी है। अब पिंटर ने कहा था कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ये हमने डिस्कस किए अपने पूरे 15 MCQs। अगर आप इन सभी को ध्यान से आपने सुना है, आपने अपने आप को जवाब देने की कोशिश की है, और अगर आप 10 सवालों के जवाब भी देने में सक्षम हुए हैं तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी जो है वो 70% अच्छी हो गई है। 30% के लिए आपको और कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे, आपको और अच्छे तरीके से थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, शब्दों को ध्यान से उनके अर्थ को समझना होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।